Hello, Smarties. Did you know you take around 20,000 breaths every day without even thinking about it? But have you ever wondered how your body actually does that? So, let's start our topic respiratory system. And today, our objectives are to learn about respiratory system, breathing yani inhalation and exhalation, respiratory pathways, gaseous exchange, respiration versus breathing, respiratory disorders जैसे cold, TB, asthma and last effects of smoking and vaping. So students, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के अंदर एयर को लेके उससे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को उसी एयर की हेल्प से बॉडी से एक्सेल आउट करने के लिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्चुअल में दो प्रोसेसेस के थ्रू ये फंक्शन कंप्लीट करता है। नंबर 1, breathing, which has two steps, inhalation and exhalation, and second process is gaseous exchange. So let's understand these things. Breathing is just a physical process जिसमें हम सांस को अंदर लेते हैं और फिर बाहर निकालते हैं। To understand breathing, you first need to understand how lungs are placed inside our chest. So they are surrounded by bony rib cage and at the bottom they are attached with the muscle sheet called diaphragm. So at the time of inhalation यानी सांस को अंदर लेते वक्त डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर फ्लैट हो जाता है और रिब केज बाहर की तरफ मूव होता है जिससे चेस्ट कैविटी ज्यादा हो जाती है और हवा अंदर आ जाती है। एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है एक्सहेलेशन में। डायाफ्राम रिलैक्स होकर अपवर्ड मूव हो जाता है और रिब केज अंदर की तरफ मूव होकर चेस्ट कैविटी डिक्रीज करता है जिससे हवा बाहर चली जाती है। आप खुद भी स्लो ब्रीदिंग करते हुए रिब केज की मूवमेंट को फील कर सकते हैं। बट हाउ डू वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू आवर बॉडी सेल्स एंड गेट कार्बन डाइऑक्साइड आउट? सो हाउ एयर एंटर्स थ्रू द नोज और माउथ एंड रीचेस इनसाइड द लंग्स। एयर नोज या माउथ से जब एंटर होती है तो वहाँ मौजूद नेजल कैविटी या ओरल कैविटी में फिल्टर्ड होती है और वार्म अप हो जाती है और फिर ये साफ हवा फेरिंग से होती हुई लैरिंग से होती हुई ट्रैकिया तक पहुंचती है जो एंड में लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में डिवाइड होकर लेफ्ट और राइट लंग्स में इंटर होती है। ये ट्रैकिया एंड ब्रोंकस के सराउंडिंग्स में कार्टिलेज मौजूद होता है ताकि ये ट्यूब्स अपनी शेप मेंटेन रख सकें। फिर ये ब्रोंकस मजीद डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं जो कि फाइनली ओपन होते हैं स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में जिनको हम एल्व्यूलाई कहते हैं। एल्व्यूलाई ही वो जगह है जहां ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। ऑन एवरेज लंग ऑफ एन अडल्ट पर्सन हैव अराउंड 480 मिलियन एल्व्यूलाई और ये कवर्ड होते हैं कैपिलरीज से, इसलिए इसी लेवल पर ब्रीदिंग के बाद वाला स्टेप यानी गैशियस एक्सचेंज स्टार्ट होता है। क्योंकि एल्व्यूलाई सिंगल सेल थिक होती हैं इसलिए बहुत इजीली कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकलकर एल्व्यूलाई में मौजूद हवा में शामिल हो जाती है और हवा में मौजूद ऑक्सीजन निकलकर रेड ब्लड सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाती है और ये ब्लड ऑक्सीजन को बॉडी के तमाम सेल्स को डिलीवर कर देता है। एल्व्यूलाई में गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल कैसे है? फर्स्ट, एल्व्यूलाई जस्ट सिंगल सेल थिक हैं जिसकी वजह से इजीली डिफ्यूजन हो जाती है। सेकेंडली, एल्व्यूलाई कवर्ड हैं कैपिलरीज से जिनकी वजह से हवा का कांटेक्ट ब्लड सेल के साथ इजी है। थर्ड, एल्व्यूलाई की सरफेसेस मॉइस्ट हैं जो गैसेस को डिसॉल्व करने में हेल्प करती हैं। एंड लास्ट, इनकी शेप लोब्स की तरह है यानी स्मॉल राउंड्स की तरह है जिससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। ये कुछ मखसूस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एल्व्यूलाई की के जो गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें जस्ट एयर को ऑर्गेनिजम्स इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं, जबकि रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है जिसमें फूड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है। ब्रीदिंग सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती है लेकिन रेस्पिरेशन हर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ब्रीदिंग करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए जबकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। सो स्टूडेंट्स, रिमेंबर रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग आर टू डिफरेंट फिनोमेना। नाउ वी विल डिस्कस फ्यू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी एंड एस्मा। कोल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिसऑर्डर है जो कि मोस्टली पॉल्यूशन की वजह से होता है।
इसमें आपका गला खराब होगा, खांसी, हल्का बुखार, सीने में जकड़न, सर दर्द और छींकें आएंगी और आंखों में पानी आएगा। कोल्ड का मोस्टली कोई इलाज नहीं, बस आप सिम्टम से रिलीफ के लिए ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं या नमक के पानी से गरारे करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को नज़ले या खांसी से लग सकता है। इसकी वजह एक बैक्टीरिया है जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। इसके सिम्टम्स में खांसी, बलगम में खून आना, सीने में दर्द, थकन, वजन का कम होना, बुखार वगैरह है। इसका इलाज मुश्किल है क्योंकि आपको 3 से 4 या फिर 6 से 9 महीने तक कंटिन्यूसली एंटीबायोटिक्स खानी होती हैं। एज़मा ब्रोंकियल ट्यूब्स के इन्फ्लेमेशन है यानी सोजिश, और मोस्टली ये इनहेरिटेड होती है। इसकी वजह एलर्जीज हैं और एस्मिक अटैक के वक्त आपको सांस नहीं आती और अक्सर खांसी रहती है। सीने में टाइटनेस महसूस होती है और सांस लेते वक्त व्हीजिंग साउंड निकलती है। यूजुअली अटैक्स के टाइम पे आप इनहेलर की हेल्प से इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग एंड वेपिंग। As you can see the difference between healthy lungs and lungs of a smoker. स्मोकिंग की वजह से कार्बन टार आपकी लंग्स में जो ट्यूब्स हैं उनमें जम जाता है। लोग समझते हैं कि वेपिंग का कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन वेपिंग इज जस्ट अ फैंसी वे ऑफ डैमेजिंग योर लंग्स। As shown in figure, both can cause nicotine addiction. The few differences can be stated as they have flavors in form of liquids instead of tobacco. I hope my students who like to vape or smoke must think about their health. And to all my students, kindly subscribe my channel. Thank you.